हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ सिंह है। मैं आज आपके सामने ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बेसिकली इकोनॉमिक्स के लिए है या अर्थशास्त्र के लिए है। और इसका जो सब्जेक्ट है, जो भी मैं आपको इसमें जो पॉइंट पढ़ाऊंगा या जो भी पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करूंगा, वो सारे के सारे पॉइंट लॉ ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में। तो अगर हम अपनी यूनिट वन को डिस्कस करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी यूनिट वन में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। तो अगर हम देखते हैं कि यूनिट वन में क्या टॉपिक दिए गए हैं, तो हम देखते हैं पहला टॉपिक तो दिया गया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स दिया गया है, यानी कि अर्थशास्त्र जो है उसकी प्रकृति क्या है, कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है और उसे कैसे डिफाइन किया गया है। इसके अलावा जो पूछा गया है वो पूछा गया है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र, इस वाले को भी पूछा गया है। ठीक है। इसके अलावा जो चीज पूछी गई है वो है आपका अर्थशास्त्र तथा विधि में संबंध, इसको भी पूछता है। ठीक है। तो इन चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछने में जो कुछ क्वेश्चन है वो ऐसा है कि साम्य क्या होता है, या अवसर लागत क्या है, धन किसे कहते हैं, ठीक है, मूल्य क्या होता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जो है वो कर क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये सारे के सारे जो है शॉर्ट नोट्स में बेसिकली आते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं, इस चैप्टर को या इस यूनिट को। तो अगर हम इस यूनिट को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह के गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया, ये 10 मार्क्स में आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन है ये। 10 नंबर का मतलब लॉन्ग पूछे जाएंगे। ठीक है। तो जैसे पूरा पहला पूछा गया आपका कि मार्शल और तथा रॉबिन्स में क्या अंतर, के मध्य में क्या डिफरेंस है, कि किस तरह से मार्शल की परिभाषा अलग है या किस तरह से रॉबिन्स की परिभाषा अलग है। ठीक है। इसी पॉइंट को उन्होंने कई बार पूछा है। 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में पूछा गया है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं अर्थशास्त्र तथा विधि में संबंध। तो विधि में संबंध वाले क्वेश्चन को पूछते हैं वो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। ये सभी जो है वो 10 नंबर के हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा कभी माइक्रो एंड मैक्रो, इनके बीच का डिफरेंस पूछ लिया तो उन्होंने पूछा है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच का। ठीक है। सामान्यतः ये पहला वाला क्वेश्चन जो है आपका मार्शल और रॉबिन्स के मध्य में क्या डिफरेंस है, या मार्शल की परिभाषा किस प्रकार से रॉबिन्स की परिभाषा से अलग है। मार्शल की परिभाषा तथा रॉबिन्स की परिभाषा में अंतर, इस वाले पॉइंट को जनरली वो पूछते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन बनता है या इसके साथ आता है वो ये है अर्थशास्त्र और विधि में संबंध। तो विधि में संबंध, इस वाले क्वेश्चन को भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह से ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि जनरली आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, या आप प्रीवियस पेपर देखते हैं तो पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए 2015 से लेकर के 2018 और 19 तक में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स आते हैं वो शॉर्ट नोट्स मैंने लिख ही दिए हैं आपके। जैसे कि वेल्थ है कि धन क्या है पूछ लेगा, या अवसर लागत क्या है पूछ लिया उसने। ठीक है। या उसने पूछ लिया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, ये पूछ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये सब शॉर्ट में आते हैं 3 नंबर में। शॉर्ट जो भी होंगे वो कितने होंगे, 3 नंबर के होंगे। लॉन्ग जो भी होंगे वो कितने होंगे, 10 नंबर के होंगे। तो इस तरह से इन्होंने जो है एग्जाम में क्वेश्चन का डिवीजन किया गया है। ठीक है। अब अगर हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करें, जो कि हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक था हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, या अर्थशास्त्र क्या है और उसकी विभिन्न परिभाषाएं या उसकी प्रकृति क्या है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक तो आपका है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको पूछने का तरीका क्या है, इसको पूछने का तरीका यह है कि उसमें पूछता है कि किस प्रकार से मार्शल की कल्याण संबंधी परिभाषा जो है वो अलग है किससे, रॉबिन्स की सीमितता संबंधी परिभाषा से, या दुर्लभता
संबंधी परिभाषा से किस प्रकार से अलग है, इस वाले क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने जैसे कि इस नोट्स में मैंने पॉइंट बनाए हैं, तो मैंने इस नोट्स में पहले से ही आप लोगों को लिख कर दिया है कि क्रिटिकली एग्जामिन करें आपको मार्शल का पॉइंट, तो मार्शल का पॉइंट बताना है आपको। डिफ इसके अलावा जो है अगर इस तरह से पूछता है कि मटेरियल वेलफेयर, कल्याणकारी अर्थशास्त्र तथा दुर्लभता अर्थशास्त्र, तब भी हमको इसी आंसर को लिखना है। तो अगर डायरेक्ट पूछता है तो डायरेक्ट पूछेगा, तो पूछेगा मार्शल और रॉबिन्स के मध्य में क्या अंतर है, इस तरह पूछ सकता है। या अगर इनडायरेक्ट पूछेगा तो कल्याण तथा दुर्लभता संबंधी परिभाषा के बीच का डिफरेंस, इस तरह से पूछेगा। दोनों ही केस में आपका आंसर सेम रहेगा, सिर्फ लिखने के तरीके को बदलेंगे। अगर मार्शल का नाम लिखेगा तो पहले मार्शल का नाम लिखेंगे, अगर रॉबिन्स का नाम पहले दिया है तो पहले रॉबिन्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें कि अर्थशास्त्र क्या है, भाई पहला पॉइंट दिया था कि अर्थशास्त्र है क्या, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है मुख्यतः। अब अगले कुछ लेक्चर जो रिकॉर्ड करूंगा तो मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड करूंगा। तो इसमें जो पूछता है कि अर्थशास्त्र क्या है, तो हम अर्थशास्त्र की प्राचीन जो मीनिंग है, ये सब जहाँ से आया, इसे इंग्लिश में इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जो भी इसमें कुछ बताया गया है हम उस पर फोकस करते हैं। तो कहता है कि जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, जिसमें लिखा हुआ है नोट्स में इकोनॉमिक्स है, ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिकोस से। इसका क्या मतलब था, विच मीन्स, या इसको डिवाइड किया गया था इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ओकियो विच मीन्स होम, एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड नोमोस विच मीन्स मैनेजमेंट। कि अर्थशास्त्र जो है वो पुराने समय में या ग्रीक भाषा में जिसका मतलब था वो ये था कि ग्रह का प्रबंध, कि घर का प्रबंध कैसे करते हैं। उसमें उस समय पर जो घर का जो स्वामी होता था वो अपने फैमिली को किस प्रकार से रिसोर्सेज का, संसाधनों का उपयोग करती थी, या किस प्रकार से उनकी मांगों को पूरा करता था, इस संबंध में इस शब्द को इस्तेमाल किया गया था। लेटर ऑन जो ये आपका ओकियोनोमिकोस जो वर्ड था ये डिराइव किया गया, और डिराइव करते करते किसमें बदल गया, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इस तरह से इस शब्द की उत्पत्ति होती है कि ये अर्थशास्त्र का ही शब्द आता है। भारतीय संदर्भ में जब बात करते हैं तो भारतीय संदर्भ में बात करते हैं तो पहली जो पुस्तक है, उस पुस्तक को अर्थशास्त्र नाम से लिखा गया था, चाणक्य ने लिखा था। इसका एक और नाम भी था, कौटिल्य भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो उस संबंध में होता है। फिलहाल ये हमारे टॉपिक का या ये हमारे डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि अर्थशास्त्र क्या, नेचर क्या है। नेचर का मतलब क्या है कि इसकी प्रकृति क्या है, ये किस प्रकृति का है। अब प्रकृति का मतलब यहाँ पे क्या है, इसके नेचर से मतलब क्या है कि इसको हम कला कहेंगे या विज्ञान, कि हम इसे कला कहें या विज्ञान कहें, क्या कहें। तो हम अर्थशास्त्र को दोनों ही कह सकते हैं, कला भी कह सकते हैं और विज्ञान भी कह सकते हैं। अब हम अर्थशास्त्र को कला या विज्ञान किस रूप में कहते हैं या क्यों कहते हैं, इस बात को मैंने अपने नोट्स में डिस्कस किया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में, कि अर्थशास्त्र जो है विज्ञान है, अगर हम अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं तो हम कहेंगे भाई पहले ये देखें कि विज्ञान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तुमने कहा कि भाई विज्ञान की पहली विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि जो विज्ञान है वो क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध का मतलब क्या, सिस्टमेटिक होता है, ठीक है। अब अगर विज्ञान क्रमबद्ध होता है तो दूसरा बात क्या है कि इसके जो कुछ नियम हैं वो नियम कैसे हैं, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक नियम है। सार्वभौमिक मतलब है यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ कि इन नियमों को एज इट इज लागू कर सकते हैं। जैसे भी नियम है एज इट इज लागू हो जाएंगे। कहाँ पर लागू जाएंगे, दुनिया की किसी भी देश में, ठीक है। अगर हमने कहा कि C+O2 बराबर CO2 तो भाई यही बनेगा, ठीक है। हमने कहा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आके गिरेगी, तो ये यही रहेगा, ये बदल नहीं सकता। इस प्रकार से अर्थशास्त्र में कुछ नियम जो है वो सार्वभौमिक हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसमें हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया कि कुछ नियम जो हैं वो सार्वभौमिक हैं, यानी कि पहले से ही बताए गए हैं। तीसरी बात ये होगी कि कारण तथा परिणाम के मध्य में संबंध को स्थापित किया जाता है, कि क्या कारण है और उस कारण का क्या परिणाम है, इस बात को भी बताया जाता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में विज्ञान की वो सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण से हम अर्थशास्त्र को विज्ञान कहते हैं, ठीक है।
अब अगर हम अर्थशास्त्र को विज्ञान कहेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थशास्त्र में भी ऐसे ही कुछ होता होगा कि भाई अर्थशास्त्र में कुछ नियम जो होंगे वो पहले से फिक्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि चीज़ों की हम स्टडी सिस्टमेटिक वे में करेंगे। तो इस तरह से अगर हम इन तीन विशेषताओं को ही मान लें तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, वो साइंस है, ठीक। तो अगर हम इकोनॉमिक्स को साइंस कहेंगे तो हम कह सकते, तो हम अर्थशास्त्र के विज्ञान से समानता को बताएंगे कि कैसे अर्थशास्त्र विज्ञान एक दूसरे से समाहित हैं या कैसे इक्वल हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा नहीं, अर्थशास्त्र जो है वो साइंस नहीं, विज्ञान नहीं है, ये कला भी है। क्या है? कला भी है। अगर हम अब अर्थशास्त्र को कला कहेंगे तो हम कहते हैं, पहले तो हम सुनेंगे कला है क्या। तो कला के लिए कहा गया इट्स अ प्रैक्टिसिंग ऑफ नॉलेज बाय अ पर्सन टू सॉल्व रियल टाइम प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान का वह क्षेत्र जिसका उपयोग आप करते हैं अपनी वास्तविक जीवन की किसी समस्या को हल करने के लिए। तो वास्तविक जीवन की जिन समस्याओं को हल करने के लिए आप पूर्व में प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, प्राप्त ज्ञान का जो उपयोग कर रहे हैं उनके बीच की जो स्थिति है, प्रैक्टिकल सेंस है, उसे क्या कहते हैं हम? कला। उसे कला कहा जाता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। कला क्यों था, पहला पॉइंट था ये मैंने कि कला किसे कहते हैं। अब अर्थशास्त्र को कला क्यों कहते हैं, तो हमने कहा कि भाई अर्थशास्त्र को कला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम पूर्व निर्धारित विधियों के अनुसार इसका अध्ययन करते हैं। यानी कि हमने पहले इसकी स्टडी करी होगी, ठीक है। स्टडी करने के बाद हम इसको वर्तमान में जो हमारे सामने समस्याएं हैं या वर्तमान में हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं उनको सॉल्व करने का, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। अब जब इन समस्याओं को अपने पूर्व अर्जित ज्ञान से हल करने का प्रयास करते हैं तो हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इसके कला पक्ष को निखार रहे होते हैं, अपनी कला पक्ष को निखार रहे होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र जो है वो कला भी है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र को दोनों भागों में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो हम इसको साइंस भी कह सकते हैं, हम इसको आर्ट भी कह सकते हैं। अब अगर हम अर्थशास्त्र के विज्ञान को साइंस या आर्ट कह रहे हैं तो इसके बाद ये बात आती है कि भाई अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ होगा। भाई विकास का मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ होगा, ये इसलिए कहा गया क्योंकि अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है, इसकी जो विषय वस्तु है वो कौन है? मानव है, हम और आप हैं। अगर हम इसकी विषय वस्तु, इसका मतलब क्या हुआ कि दो व्यक्ति ए और बी या वन और टू कभी एक जैसे नहीं हो सकते। उनकी इनकम एक जैसी हो सकती है, उनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे जैसे हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उनकी बचतें भी एक जैसी हो, या उनकी बचतें एक जैसी हैं तो जरूरी नहीं उनकी आय भी एक जैसी हो। तो कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, इसका सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। तो जो बात एक व्यक्ति पर लागू होती है जरूरी नहीं है कि वही बात दूसरे व्यक्ति पर भी एज इट इज हूबहू लागू हो जाए। इसलिए अर्थशास्त्र को कला भी कहा गया है और विज्ञान भी कहा गया है। विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पहले से ही प्रीफिक्स होता है, इसमें क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, चीजें सार्वभौमिक होती हैं, कुछ नियम सार्वभौमिक होते हैं और कारण और परिणाम के बीच में संबंध होता है। जैसे हम कहें मांग का नियम, तो हम कहते हैं मांग का नियम, तो हम कहते हैं मांग के नियम के अनुसार वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमतें बढ़ेंगी, मात्रा कम होगी। इस प्रकार से हम अर्थशास्त्र को विज्ञान कहते हैं, पर हम अर्थशास्त्र कला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले से पूर्व अर्जित ज्ञान को प्राप्त करते हैं या हमें जो ज्ञान मिला है हम उसको निर्धारित जो ज्ञान है हम उसको प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपनी वर्तमान समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे वर्तमान समय भारत के सामने ये चुनौती है कि हम किस प्रकार से अपनी जीडीपी रेट को बढ़ाएं, कि हमारी जीडीपी रेट बढ़ जाए या हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ जाए। तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, अपनी जीडीपी को बढ़ाना, या इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए अर्थशास्त्रियों का उपयोग किया जाएगा। भाई अर्थशास्त्री समझाएगा हमको, तो जो अर्थशास्त्री हो उसने पूर्व में ज्ञान को अर्जित किया होगा, उस ज्ञान को जो उसने पूर्व में ज्ञान अर्जित किया उसको उपयोग करके इन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए हम इसे अर्थशास्त्र को कला कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र को हम कला भी कहते हैं और अर्थशास्त्र को हम विज्ञान भी कहते हैं। अब इसके बाद जैसे मैं आपको एक नेक्स्ट पॉइंट बता रहा था कि भाई अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ। विकास कैसे हुआ यानी कि इसको कैसे विज्ञान का रूप दिया गया, या इसे क्यों विज्ञान का पूर्ण रूप नहीं दिया गया, इसे पूर्ण विज्ञान नहीं कहा गया। तो भाई अर्थशास्त्र बताया, जैसे बताया कि मैंने आपको कि अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है वो मानव है।
कोई भी दो मानव एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए अर्थशास्त्र का जो विकास हुआ वो क्रमिक हुआ, चरणबद्ध तरीके से होता है अर्थशास्त्र का विकास। तो जब अर्थशास्त्र का चरणबद्ध तरीके से विकास होता है तो सबसे पहले जो विकास के बारे में बताया गया था उसको हम कहते हैं धन संबंधी परिभाषा। यानी कि पहले हमने अर्थशास्त्र को धन के रूप में विकसित किया कि ये धन का विज्ञान है। फिर हमने कहा अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान नहीं, अर्थशास्त्र जो है वो कल्याण संबंधी परिभाषा को दिखाता है, मैटेरियल की बात करता है, व्यक्ति के कल्याण की बात करता है। फिर हमने कहा नहीं, ये सीमितता संबंधी परिभाषा है, ये दुर्लभता की बात भी करता है। फिर हमने कहा दुर्लभता के साथ साथ ये संसाधनों के बेहतर बंटवारे या संसाधनों के विकास की बात भी कहता है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र को हमने 4 तरीकों से विकसित किया या 4 परिभाषाओं में इसको हमने रखा है। पहली परिभाषा कौन सी है? धन संबंधी। दूसरी कौन सी है? कल्याण संबंधी। तीसरी का नाम है सीमितता संबंधी या दुर्लभता संबंधी। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा दुर्लभता संबंधी, कहीं कहीं मिलेगा सीमितता संबंधी। और चौथी जो है वो है आपकी विकास संबंधी परिभाषा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इस प्रकार से अर्थशास्त्र को 4 परिभाषाओं में मुख्यतः विकसित किया गया। अब अगर हम जैसे मान लो हम इसकी बात करें कि पहली परिभाषा यानी कि धन संबंधी परिभाषा की बात करें तो एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था एडम स्मिथ। स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने जो है इस बात का उल्लेख किया कि अर्थशास्त्र क्या है, कि अर्थशास्त्र को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में हम कैसे बताएंगे। तो वो कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, जैसे मैंने लिखा है इसमें, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। बस वो इतनी बात कहते हैं। स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम इस बात को कहा था इसीलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया। तो अर्थशास्त्र की यानी कि अर्थशास्त्र का पिता कहा गया या अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा देने के कारण से या पहली बार अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कारण से उनको अर्थशास्त्र का पिता या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। 1776 में की किताब लिखी गई थी। किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। मैंने लिखा है किताब का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अब हो सकता है आपको पूरी किताब का नाम याद ना हो तो आप इतना याद कर सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन। हिंदी में अगर आप पूछेंगे तो आप लिखेंगे राष्ट्रों के धन का विज्ञान। इस तरह से इसका नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप मैं कोशिश करिए कि आप इसका इंग्लिश वाला नाम याद करें, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वो भी याद कर पाए तो वेल्थ ऑफ नेशन तो बिल्कुल याद कर लें। 1776 में पूछा गया था, 1776 में इसको लिखा गया था। एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है तो आपके पास एक तरह से एक इंफॉर्मेशन रहेगी जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात, जब इन्होंने ये परिभाषा लिखी तो उस परिभाषा में कुछ कमियां रही होंगी। उन कमियों को के कारण ही इस परिभाषा को क्रिटिसाइज किया गया। और क्रिटिसाइज का मतलब है कि इसकी आलोचना की गई होगी परिभाषा की। अब जब परिभाषा की जब आलोचना की गई तो क्यों आलोचना की गई? तो भाई पहला पॉइंट क्या गया कि इन्होंने एम्फेसाइज किस पे किया? वेल्थ पर। इन्होंने कहा कि धन कमाना ही मानव का सर्वसम और ये सर्वप्रथम यह सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। हमें धन कमाने के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए। वो कहते हैं धन कैसे कमाएंगे नहीं मालूम, धन कितना कमाना चाहिए नहीं मालूम, पर हमें धन ही कमाना चाहिए। हमें हर हालत में धन को एकत्र करना चाहिए। गलत तरीके से कर रहे हैं या सही तरीके से कर रहे हैं, ये स्मिथ की परिभाषा से की विषय वस्तु नहीं थी। स्मिथ की परिभाषा का मुख्य विषय वस्तु ये थी कि किस प्रकार से हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे और अर्थशास्त्र में हम सिर्फ धन का अध्ययन करेंगे। धन संबंधी जो भी गतिविधियां उन्हीं का अध्ययन करेंगे। इसी के बाद उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करी जिसको उन्होंने इकोनॉमिक मैन या हिंदी में कह सकते हैं आप इसको आर्थिक मनुष्य, इसकी कल्पना करी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करी जो हर कार्य किसके लिए करता है? सिर्फ धन के उद्देश्य से करता है। वास्तविक जीवन में ये संभव नहीं है। हम और आप हर कार्य को धन के उद्देश्य से नहीं करते हैं। पर स्मिथ ने क्योंकि एक व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति की कल्पना करी कि जो हर काम को धन के उद्देश्य से करता है और उसको उन्होंने नाम दिया इकोनॉमिक मैन। इस प्रकार से स्मिथ की परिभाषा को मुख्यतः 2 बातों पर क्रिटिसाइज किया गया, 2 बातों पर आलोचित किया गया। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि धन पर अत्यधिक केंद्रित हो जाना। दूसरा पॉइंट था कि धन के अध्ययन के लिए एक आर्थिक मनुष्य की कल्पना करना। उनका कहना था कि धन कमाना ही व्यक्ति के जीवन का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है और इसके अलावा उसे अन्य बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए।
जो कि परिभाषा उस समय पर हो सकता है सही होगी, पर धीरे धीरे या कुछ समय के बाद समाज में कुछ भ्रांतियां फैली, समाज में कुछ अपवाद फैले, समाज के अंदर कुछ गलत चीजें आ गई, बुराइयां आ गई, तो उनको दूर करने के लिए जो है एक नई परिभाषा का जन्म हुआ, जिसको दिया था मार्शल ने। उसे हम कहते हैं कल्याण संबंधी परिभाषा। अब मार्शल ने अपनी इस परिभाषा में बताया कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य धन कमाना नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। इस परिभाषा को उन्होंने 1890 में बताया था अपनी बुक में, और वो कहते हैं, बुक का नाम था बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन इन रिलेशन टू द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ध्यान रखिएगा वर्ड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मैं बताऊंगा हिंदी में से क्या कहते हैं। इट स्टडीज द पोर्शन ऑफ पर्सनल एंड सोशल एक्टिविटीज विच आर क्लोजली रिलेटेड टू अटेनमेंट ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज रिलेटेड टू वेलफेयर एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तीन चार इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने यूज किए, वो बताता हूँ पहले मैं आपको। पहला जो टर्म था ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इसका मतलब सामान्य जीवन में वो सामान्य बातों की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं व्यक्तिगत या सामाजिक गतिविधियों के भाग का अध्ययन कराएगा। किस भाग का अध्ययन कराएगा? जिसका उद्देश्य हमारे लिए धन को अर्जित करने और धन के कल्याण के लिए उपयोग करने से है। तो बेसिकली मार्शल इस बात को कहते हैं कि अर्थशास्त्र में हम मानव के सामान्य जीवन का अध्ययन करेंगे, और उस सामान्य जीवन में उसके व्यक्तिगत या सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, जिनका उद्देश्य धन को कमाना और धन का उपयोग कल्याण के लिए करना है। तो कहते हैं ऐसी कोई भी गतिविधि जो कल्याण को कम करे या कल्याण से संबंधित ना हो, उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन नहीं करेंगे। इस प्रकार से मार्शल की परिभाषा और रॉबिन्स की परिभाषा में मूल अंतर यह है कि रॉबिन्स धन के ऊपर केंद्रित थे और मार्शल कल्याण पर केंद्रित हैं। यही दोनों के बीच के मूल, या आप कह सकते हो मुख्य अंतर है। अब मार्शल ने जब ये परिभाषा दी तो इस परिभाषा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे उन्होंने कहा सोशल साइंस है, उन्होंने इसको सामाजिक विज्ञान माना। फिर उन्होंने कहा कि ये सामान्य व्यक्तियों के जीवन से अध्ययन करती है। फिर उन्होंने कहा कि मनी अर्निंग, धन को कमाने संबंधी बातों की बात करती है। फिर उन्होंने कहा कि मटेरियल वेलफेयर करती है, यानी कि लोगों का वस्तुनिष्ठ कल्याण करती है। फिर वो कहते हैं कि इट निग्लेक्ट द अदर एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर नॉट क्वांटिफाई इन टर्म्स ऑफ मनी। ये उन सभी गतिविधियों को हटा देते हैं समाज से जिनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में नहीं कर सकते, या जिनकी मेजरमेंट या जिनको हम मनी के फॉर्म में, धन के संबंध में नहीं नाप सकते। अब जब इन्होंने परिभाषा दी तब तो ठीक थी, फिर कुछ समय के बाद इस परिभाषा को लियोन रॉबिन्स ने 1932 में क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने इसे क्रिटिसाइज करते हुए कुछ बातों का उल्लेख किया। क्रिटिसाइज करने का मतलब है आलोचना करी। तो पार्सल से की पहली बात पर जो आलोचना होती है वो ये होती है कि इन्होंने अर्थशास्त्र को बांट दिया। इन्होंने अर्थशास्त्र को जो है छोटे छोटे रूपों में बांट दिया कि ये सामाजिक गतिविधि है, ये गैर सामाजिक गतिविधि है, ये मानव की गतिविधि है, ये मानव की गतिविधि नहीं है, ये कल्याणकारी गतिविधि है, ये कल्याणकारी गतिविधि नहीं है। इस प्रकार से जैसे ही आप किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उसका क्षेत्र और उसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। तो मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को और उसकी उपयोगिता को सीमित कर दिया। जब सीमित कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके द्वारा कही गई बातों की रिलेवेंसी तो थी, पर उसका इम्पैक्ट यानी उसका जो प्रभाव था वो कम हो गया। अब इसी कारण से मार्शल की परिभाषा को क्रिटिसाइज किया गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये कहते हैं कि सिर्फ वेलफेयर की बात करेंगे, नॉन वेलफेयर एक्टिविटी का अध्ययन नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लिकर फैक्ट्री में काम करता है, ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे शराब का उत्पादन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो वहाँ पे काम करता है, तो ठीक है, मानते हैं कि जिस वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है वो तो कल्याणकारी वस्तु नहीं है, पर वो जानना चाहेगा ना कि उसकी सैलरी कितनी है, वो जानना चाहेगा ना कि उसको तनख्वाह कितनी मिलेगी, या मालिक जानना चाहेगा कि हमें कितना लाभ होगा, कितना धन प्राप्त होगा। तो मार्शल के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्शल कहेगा नहीं, इनमें से किसी भी चीज़ों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी गतिविधि हो रही है ये कल्याण को नहीं बढ़ाती। इन्हीं बातों को रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज किया। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया आपको, मेटेरियल वेलफेयर की बात करते हैं। मेटेरियल वेलफेयर का जो मुख्य मतलब था कि वस्तु की बात तो करते हैं पर सेवाओं की बात नहीं करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए है,
और ह्यूमन वेलफेयर की बात करती है, इसके अलावा कोई बात नहीं करती, जिसको कि रॉबिन्स ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो संसाधनों की सीमितता के संबंध में बात करती है। फिर उन्होंने कहा कि हम जिन्हें मेजर कर पाएंगे मनी में उन्हीं की बात करेंगे, बाकी की बात इकोनॉमिक्स में नहीं करेंगे, जो कि अपने आप में गलत था। फिर मार्शल कहते हैं कि ये नॉर्मेटिव करेक्टर का है, यानी कि व्हाट ऑट टू बी, ये इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव कि क्या होना चाहिए का अध्ययन करेंगे, जबकि रॉबिन्स कहते हैं नहीं, क्या होना चाहिए का नहीं बल्कि क्या है का भी अध्ययन करना ही पड़ेगा हमें अर्थशास्त्र में, तभी हम अर्थशास्त्र को एक व्यापक रूप दे पाएंगे। इस प्रकार से मार्शल और जो आपके रॉबिन्स हैं इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, मार्शल को इन निम्न बिंदुओं पे क्रिटिसाइज किया। इसके आगे का जो पार्ट है वो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, या दुर्लभता संबंधी परिभाषा की क्या विशेषताएं थी, रॉबिन्स ने इस परिभाषा को क्यों दिया, इस परिभाषा का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और विकास संबंधी परिभाषा क्यों आई, इस परिभाषा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इस परिभाषा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम भी कंप्लीट करते हैं। अब जो भी नया लेक्चर होगा वो हम सेकेंड लेक्चर में इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।